Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. सॉल्यूशन तो आप लोगों ने पढ़ लिया था कि मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जब दोनों को मिक्स करते हैं सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालते हैं और उसको मिक्स कर देता हूँ सॉल्यूशन बन जाता है. द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन यूजुअली लिक्विड बट कैन बी ए गैस, ये लिखा हुआ है इस पे. ठीक है, ये सॉल्यूशन होता है. यू नो अबाउट सॉल्यूशन. कोलॉइडल मिक्सचर क्या होता है? ठीक है, जब पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स छोटे होते हैं, ठीक है, आपने जब सॉल्वेंट के अंदर डाला और वो थोड़े से उसका साइज बड़ा हो जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं कोलॉइडल मिक्सचर. हैज पार्टिकल्स दैट आर नॉट स्मॉल एज अ सॉल्यूशन एंड नॉट एज लार्ज एज अ सस्पेंशन. सॉल्यूशन का जो ऑपोजिट होता है वो होता है सस्पेंशन. ओके, आगे पढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान में रखें कि सॉल्यूशन का ऑपोजिट मींस डिसॉल्व नहीं होते दोनों आपस में. तो जो अगर जो मीडियम स्टेट होता है, बीच की स्टेट, ना सॉल्यूशन है ना सस्पेंशन है, उसको कहते हैं कोलॉइडल मिक्सचर या कोलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं. ठीक है, तो उसमें सॉल्यूट जो आपने डाला है सॉल्वेंट के अंदर वो सही से मिक्स नहीं होता, आपको नजर आ रहा होता है. देखें, एक मिक्सचर आपने बनाया, सॉल्यूशन बनाया सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो उसमें क्या किया आपने, जब सॉल्यूट डाला है सॉल्वेंट के अंदर तो वो पूरा मिक्स हो गया. अब आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग नहीं नजर आ रहा. जस्ट लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ रूह अफ़ज़ा जो हमने कल डिस्कस किया था. रूह अफ़ज़ा जो आप सॉल्यूट है, और जब आप पानी सॉल्वेंट में डाल रहे हो, सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर, एंड सॉल्यूट क्या है, योर रूह अफ़ज़ा. तो जब रूह अफ़ज़ा आपने डाला पानी के अंदर तो अब पानी में मिक्स हो गया. अब पानी और रूह अफ़ज़ा अलग अलग नहीं नजर आ रहा है, आपको एक ही चीज नजर आ रहा है, रेड कलर का लिक्विड. ठीक है, तो दोनों मिक्स हो गए. अगर इन केस इस तरह हो कि आप सॉल्यूट कुछ डाल रहे हो और आपको थोड़ा थोड़ा सॉल्यूट नजर आ रहा है, ठीक है, सॉल्वेंट में, पानी अगर सॉल्वेंट है और कुछ भी सॉल्यूट डाल रहे हो तो उसमें आपको थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है, लाइक मिक्स नहीं हो कंप्लीटली, तो दिस इज कॉल्ड कोलॉइडल मिक्सचर सॉल्यूशन. हैज पार्टिकल्स, पढ़ रहा हूं मैं, दैट आर नॉट एज स्मॉल एज अ सॉल्यूशन. पार्टिकल्स जो होते हैं उसके एज स्मॉल नहीं होते. देखें पिक्चोरियल व्यू, देखें डायग्राम जो बनी है सॉल्यूशन के सामने, डायग्राम देखें कि बिल्कुल स्मॉल स्मॉल सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं इन अ सॉल्वेंट. और फिर कोलॉइडल में आए, कोलॉइडल में लार्ज थोड़े सॉल्यूट पार्टिकल जो उससे बड़े हैं, ठीक है, नजर आ रहे होते हैं. सॉल्यूशन मतलब जो मिक्सचर बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स नजर आते हैं, कोलॉइडल. ठीक है, द पार्टिकल्स आर इंटरमीडिएट इन साइज, मतलब दरमियाने साइज के होते हैं. सस्पेंशन क्या होता है, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड अ सॉल्वेंट, इट्स पार्टिकल आर लार्जर देन दोस फाउंड इन अ सॉल्यूशन. सस्पेंशन वो होता है जो मिक्सचर ही नहीं बनाता, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स नहीं होते आपस में. लाइक आपने लाइक ऑयल इन लिक्विड, ऑयल इन वाटर, आपने ऑयल को पानी में डाला, वाटर लिया और ऑयल उसके अंदर डाला, तो कभी भी ऑयल मिक्स नहीं होता, दोनों अलग अलग नजर आ रहे होते हैं. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन कि ये मिक्सचर नहीं बनाते, मिक्स आपस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं हो रहे, तो उसको कहते हैं सस्पेंशन. सॉल्यूट जिस साइज में होगा उसी साइज में रहता है. आप पानी में स्टोन्स डाल दो, ठीक है, पत्थर डाल दो, पत्थर कभी भी मिक्स नहीं होता. तो ये आपकी एग्जांपल है सस्पेंशन की. द पार्टिकल्स इन अ सस्पेंशन कैन बी डिस्टर्ब थ्रू आउट द सस्पेंशन इवनली बाय शेकिंग द मिक्सचर. डिस्टर्ब हो सकते हैं बस, और कुछ नहीं हो सकता है. इसको आप हिला सकते हो इन द सॉल्वेंट, आप अगर उसको शेक करोगे तो वो सॉलिड पार्टिकल्स हिलेंगे, और इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते इन सस्पेंशन. चले ये इसके बाद हमने पढ़ना था सांसें. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से हमने पढ़ना था. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, किसी को पता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर क्रिस्टलाइन फॉर्म में अगर नजर आए विद अ मेटल और सॉल्ट, ठीक है, वाटर हो और साथ मिक्सचर हो सॉल्ट का या फिर मेटल का, तो उसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी इसको कहते हैं.
क्रिस्टल्स में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, क्रिस्टल्स में क्रिस्टल्स हैं, ये देखें ये क्रिस्टल्स हैं और ये वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़े हुए, ये देखें CuSO4 फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, ब्लू सॉल्ट का, ब्लू स्टोन सॉल्ट का CuSO4, और ये एक ही फॉर्मूला है, डॉट आ जाता है इसमें और 5H2O लिखा हुआ है। अब ये क्रिस्टल है, इसके अंदर वाटर मिक्स हुआ हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके जो भी फॉर्मूलाज में आपको इस तरह नजर आए कि वाटर उसके साथ लिखा हो, इस तरह के और कोई फॉर्मूलाज नहीं होते, मतलब कोई केमिकल फॉर्मूला इस तरह का नहीं होता जिसमें इस तरह वाटर साथ मिला हो। तो जो होते हैं उसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, इसमें ये दोनों इसकी एग्जांपल्स हैं। एक मिनट वेट करिए, कौन है? जी ये दो एग्जांपल है इसकी, एप्सम सॉल्ट और ब्लू स्टोन सॉल्ट, और ग्लोबल, और भी इसी एग्जांपल्स होती हैं। तो व्हेन अ वाटर फॉर्म सॉल्यूशन इज एवापोरेटेड, जब वाटर का सॉल्यूशन एवापोरेट होता है, द क्रिस्टल, द सॉल्ट क्रिस्टलाइज विद अ प्रिसाइज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड, देखिए लिखा है सॉल्ट क्रिस्टल, salt crystallize with a precise number of water molecules are called water of crystallization. इसको कहते हैं water of crystallization. अच्छा इसके बाद क्या है, ये सारी अब डेफिनेशंस हैं, डाइलिक्वेंसेस, और इसके बाद हाइग्रोस्कोपिक, ये एलो एफ्लोरोसेंस और डेलिक्वेंसेस, ये ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, मतलब ये आउट ऑफ द बुक है, आपके कोर्स में नहीं है, ये नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़िएगा। ये मैं पढ़ा रहा हूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी ये आ सकते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव है, कोलिगेटिव है, ये क्या है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है। तो प्रॉपर्टीज जो डिपेंड होती है सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, एंड नॉट ऑन द केमिकल नेचर। ठीक है, केमिकल नेचर मीन्स नॉट डिपेंडिंग अपॉन देयर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी क्या है, इन सब चीजों पे जो नहीं डिपेंड कर रहा, और किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। हमने एक पढ़ा था वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कैसे जनरेट होता था, ये यहाँ पे जब हम लोग इसको हीट कर रहे होते थे, हीट, और यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल होता था, तो यहाँ पे अगर हम लोग क्लोज कर दें सिस्टम को, तो वेपर प्रेशर जनरेट हो जाता था यहाँ पे, क्योंकि इसको अब बॉयल होकर बाहर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर जनरेट हो जाता है, ये डिपेंड करता है पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, जितने ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा इसके पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंड नॉट डिपेंडेंट अपॉन द केमिकल प्रॉपर्टीज। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो या कम हो, ऑस्मोटिक प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेपर प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर से। ठीक है, पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो फर्क पड़ेगा, पार्टिकल्स कम होंगे तो कम उसका प्रेशर होगा, पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, सिंपल एज दैट, मोर पार्टिकल्स मोर प्रेशर, लेस पार्टिकल्स लेस प्रेशर। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, which depends only on the number of particles and not on the chemical nature, are called colligative properties. आपके जहन में कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो तो बताएं, कोई एग्जांपल दे मुझे। बताएं एग्जांपल्स। फ्रीजिंग पॉइंट भी है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये भी इसकी एग्जांपल है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, क्योंकि ये केमिकल पे, केमिकल नेचर पे नहीं डिपेंड कर रहा होता, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे कर रहा होता है। ठीक है, तो ये चार एग्जांपल आप लोग जहन में रख लें, एक तो वेपर प्रेशर, और ये दो चीजें यहाँ पे लिखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर। एक होता है फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट।
ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये 4 एग्जांपल हैं, बस ये 4 तरह से ही होता है इसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। अच्छा, एडिटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो सम होती है, सम ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम आर नोन एज एडिटिव प्रॉपर्टीज। सारे सिस्टम का सम करके जो प्रॉपर्टीज बनती हैं उसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक तो एग्जांपल लिखे, मॉलिक्यूलर मास। मास क्या होता है? पूरी बॉडी का, सिस्टम का सम होता है। लाइक एक तरफ से नहीं होता, किसी एक जगह का मास नहीं होता, वो पूरी जितना भी सिस्टम है उसका मॉलिक्यूलर मास। जैसे NaOH का मॉलिक्यूलर मास है तो पूरे कंपाउंड का मास है। ठीक है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी एग्जांपल, एग्जांपल क्या होगी इसकी? मॉलिक्यूलर मास है, वेट हो सकता है इसकी एग्जांपल। कोरिस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम। चलिए याद रखिए, मेरे जहन में है तो मैं आपको बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के ऊपर जो प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही होती है। लाइक आप लोग डिफरेंट पढ़ते हो, आइसोमेरिज्म और केमिस्ट्री, सेकेंड इन केमिस्ट्री में। तो डिफरेंट अरेंजमेंट्स में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। किसी पे स्ट्रॉन्ग नेचर होता है, किसी पे सॉफ्ट नेचर होता है, किसी पे सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसी पे लेस स्ट्रॉन्ग सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये होती है अरेंजमेंट पे डिपेंड कर रही होती है चीजें। कुछ अरेंजमेंट ऐसी होती है जो बहुत हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है जिससे एटम, ठीक है, पूरा मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये कहलाती है कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज। जो अरेंजमेंट, बस आपको ये याद रखना है कि जो अरेंजमेंट पे डिपेंड कर रही होती है प्रॉपर्टी एटम की, तो उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव। ठीक है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रेशन क्या होता है? कल बताया था। हाइड्रेशन बताएं जल्दी, अब्दुल्ला और हम। आंसर दे दें आप लोग, क्या कर रहे हैं? हाँ, evaporation, cations and anions join with opposite end of water. Yes. लेकिन एक और इसमें चीज थी जो आपने मेंशन नहीं की यहाँ पे, जो मेन चीज थी हाइड्रेशन या हाइड्रोलिसिस की मेन चीज जो होती है, मैंने पहली चीज जो बताई थी। ये तो होता है सब जो आपने बताया। हाँ, वाटर लिखा हुआ है, सही है, एंड ऑफ द वाटर। यस, वाटर के साथ हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस, ये हमेशा इनका ये वर्ड ही रिप्रेजेंट कर रहा है। हाइड्रो मींस वाटर होता है, ठीक है। हाइड्रो का मतलब ही होता है हाइड्रेशन या हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, पानी और बिजली, ठीक है। तो हाइड्रो जब भी आ जाए तो आप समझें कि वाटर की कुछ बात हो रही है। तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है? हाइड्रेशन यही होता है कि इफ अ मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, इफ वन मॉलिक्यूल, मैं ये रमशा को बता दूं, क्लास थी थी, अगर एक Na है और सारे H2O से सराउंडेड है, वाटर से सारे, यहाँ पे भी H2O है, ठीक है। तो इसके दो H है और एक O है इसके पास, ठीक है। ये इस तरह होता है ना, इस तरह इसका स्ट्रक्चर बनता है। एक O है, दो H है, O के पास नेगेटिव है, H के पास पॉजिटिव है। तो ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को। तो इसकी वजह से हाइड्रेशन फॉर्म होती है पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस के दरमियान। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोलिसिस क्या होता है। हाइड्रेशन से ही सिमिलर है हाइड्रोलिसिस। अब
ये हाइड्रोलिसिस ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स अपार्ट बाय रिएक्शन विद वाटर। अगर हमें किसी को ब्रेकिंग, आप याद रख लेगा, ठीक है, ब्रेकिंग, ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल को तोड़ता है, NaCl है, ये एक मॉलिक्यूल है, पूरा एक कंपाउंड है, ठीक है। इसको मुझे तोड़ना है, ब्रेक करना है, ठीक है, ब्रेकिंग किसके साथ, किससे, वाटर के साथ मैं ब्रेक करना चाह रहा हूँ उसको, मतलब वाटर की मदद से मैंने वाटर को ऐड कर दिया, फिर ये क्या बन जाता है, NaCl और H2O। अब देखें ये ब्रेक हो जाएगा, NaOH प्लस HCl। वाटर ने इसको ब्रेक कर दिया दो अलग अलग कंपोनेंट्स में, एक क्या बना दिया, सॉल्ट, एक क्या बना दिया, एसिड, एसिड और बेस बना दिया। तो इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स अपार्ट बाय रिएक्शन विद वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। रिएक्शन कराया हमने वाटर के साथ, ये एक मॉलिक्यूल था और उसको हमने इस तरह ब्रेक कर दिया, Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, Cl H के साथ चला गया, NaOH के साथ चला गया, तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। The reaction of cation or anion or both with water so as to change its pH is known as hydrolysis। ये दूसरी एक डेफिनेशन लिखिए, बेसिकली डेफिनेशन इसकी यही है। ये देखिए, ये H2O को ब्रेक करके लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, H2O ही है ये। H2O लिखें या इस तरह लिख दें HOH, एक ही बात होती है। आप केमिकल रिएक्शंस में, क्वेश्चंस में इस तरह भी लिख सकते हैं H2O को, ठीक है। तो इन्होंने इस तरह लिखा हुआ है, तो इन्होंने NH4Cl को ब्रेक करने के लिए वाटर की मदद ली है। तो कैसे, क्या कंपाउंड बन गया, NH4OH बन गया, NH4OH के साथ इस तरह मिल गया, और ये Cl मिल गया H के साथ, तो HCl बन गया। pH डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, जो pH का टॉपिक आगे आएगा तो मैं आपको बता दूं। बेसिकली pH इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है जब वाटर ऐड करें या वाटर कम करें, ठीक है। तो इसलिए pH और लिखा हुआ है। तो ये एक इसकी डेफिनेशन एक pH के लिहाज से ये है कि द रिएक्शन ऑफ कैटाइन और एनाइन, ठीक है, अगर रिएक्शन कराएं कैटाइन और एनाइन का विद वाटर, वाटर के साथ, अब इसमें ये कैटाइन है, एक कैटाइन है, ये है, एक प्लस है और एक माइनस, Cl माइनस होता है और N4 प्लस होता है। Cl का याद रखें हमेशा ही माइनस होता है। तो ये कैटाइन एनाइन इसलिए इसको मेंशन किया, आप बोल सकते हैं मॉलिक्यूल को वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। सो एज टू चेंज इट्स पीएच, पीएच को चेंज करने के लिए इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। ये एक दूसरी डेफिनेशन है। तो हाइड्रोलिसिस कैन अकर व्हेन अ change in pH is observed, therefore hydrolysis does not occur when sodium chloride is dissolved in water। अच्छा, ये जो एग्जांपल दी थी, देखें, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोलिसिस डज नॉट अकर, ये याद रखिएगा, hydrolysis does not occur when sodium chloride is dissolved in water because pH is not changing। जो हमने बात की थी NaCl और H2O की, तो उसमें हाइड्रोलिसिस नहीं होती क्योंकि उसमें एक बन रहा होता है NaOH और एक बन रहा होता है HCl, इसकी pH चेंज नहीं हो रही होती, तो इसलिए ये एग्जाम्पल जो थी हाइड्रोलिसिस के लिए सही नहीं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि NaCl को हम लोग वाटर से रिएक्ट करवाएंगे, अगर ये MCQ आ जाए, ठीक है, तो आप ये सवाल पूछा जाएगा कि इज दिस एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिसिस। बेशक ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं, एलिमेंट ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन पीएच चेंज नहीं हो रही, तो इसको हाइड्रोलिसिस नहीं कहेंगे। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ये रीजनिंग एक एमसीक्यूज है, ये सिंपल थ्योरी का नहीं है। हाइड्रोलिसिस समझ में आ गया। हाइड्रोलिसिस में कोई मसला है किसी को तो बता दें, बहुत आसान टॉपिक है उसमें। क्लास ले रहे हैं या कोई नहीं ले रहा है क्लास? चैट में बता दें।
सो रहे हैं सब? अच्छा, जाग रहे हैं। नींद आ रही होती है 11 बजे आप लोगों को? चलें, थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। अच्छा, ये वाले नोट्स मैं आपको दे दूंगा, शायद मैंने आपको ये वाले नोट्स नहीं दिए, वो जो पीसी के नोट्स है उसमें बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, मींस मतलब एक्सपैंड करके ज्यादा चीजें लिखी हुई हैं, लंबा लंबा। ठीक है, तो इसमें छोटे बुलेट पॉइंट्स बने हुए हैं, इसलिए मैं आपको इससे पढ़ा रहा हूँ। उसमें ये थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन बहुत बड़ी लिखी हुई है, पूरी थ्योरी एक्सप्लेन की है, तो उसमें इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, जस्ट जो मेन पॉइंट्स हैं आप देखें इस पे ये लिखे हुए हैं, जो चीजें आपको जहन में रखनी है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस। 4 पॉइंट्स थे थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन के। ठीक है, कौन कौन से 4 पॉइंट थे? आपको चारों पॉइंट पता है, ठीक है, चारों पॉइंट आपको पता होंगे, बस आप ये याद रखें थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन में क्या हुआ था। मतलब ये 4 पॉइंट जो थे थ्योरी आयनाइजेशन में, इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलिसिस जो करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के पास ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के पास जो इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस होते हैं, सॉरी, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स, उसको हम, इन्होंने पहला पॉइंट ये बताया कि उसको हम आयन कहते हैं। ठीक है, ये पता था आपको क्या आयन कहते हैं उसको, आयंस। तो ये एमसीक्यू जा सकता है कि उसको क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन ने क्या बताया था। ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल है, आप लोगों को वैसे ही पता है। दूसरा पॉइंट क्या बताया था कि जब इलेक्ट्रोलाइट, जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस शुरू करते हैं तो ये दोनों आपस में ब्रेक हो जाते हैं। किसमें ब्रेक हो जाते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में, ये भी आपको पता है। इलेक्ट्रोलाइट, जब इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होती है और इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, इलेक्ट्रोलिसिस का आगे टॉपिक आ रहा है और पहले हम लोग पढ़ भी चुके हैं, तो आई होप कि आप लोगों को होगा जहन में। इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इनटू डिसोसिएट डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सही है, आयंस। क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में ये टूट जाते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव में तो टूट जाते हैं, और इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या इक्वल होता है या चेंज होता है? बताएं, ये एमसीक्यू आ सकता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट होते हैं इनटू टू अदर्स, दो अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, तो इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या इक्वल होता है? जल्दी बताएं। नहीं होता इक्वल। माम स्विंग इक्वल होता है, इक्वल होता है, यस इक्वल होता है। देखें क्यों इक्वल होता है, ये इसी में, ये थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन ने ही बताया था कि जब इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इक्वल इसलिए होता है ताकि वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे, सॉल्यूशन रिमेन्स न्यूट्रल। ठीक है, तो उसकी वजह से उसको न्यूट्रल रखने के लिए हम दोनों तरफ जो आयंस डिसोसिएट होते हैं वो इक्वल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव
ions carrying equal number of charge, carrying equal number of charge, equal number of charge, और फिर आगे यही है कि टू, क्यों, ताकि so the solution remains electrically neutral, so the solution ताकि सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। अगर एक तरफ ज्यादा होंगे, अगर देखें इक्वल नहीं होंगे, आपने बोला इक्वल नहीं है, तो फिर न्यूट्रल भी नहीं रहेगा। और न्यूट्रल ही हो रहा होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में, क्योंकि तभी तो शिफ्टिंग होती है न्यूट्रल करने के लिए चार्ज को। एक तरफ से पॉजिटिव आइंस नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, इस तरह ही चलता रहता है। तभी सारी हर टाइम किसी भी टाइम पे देखें आप तो वो न्यूट्रल होता है। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाते हैं, नेगेटिव वाले पॉजिटिव, कैटाइन से एनाइन, एनाइन से कैटाइन, इस तरह हो रहा होता है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट ये था सिंपल, ये भी आप लोगों को पता है कि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो जो आयंस होते हैं वो ऑपोजिट चार्ज पे जाते हैं टुवर्ड्स ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। हाउएवर द प्रोसेस आयोनाइजेशन सेल इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये सिंपल तीसरा पॉइंट है कि ऑपोजिटली चार्ज पे जाते हैं पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रोड से बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चौथा क्या है कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। मैंने आपको बताया क्योंकि शिफ्ट हो रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं और इक्वल नंबर ऑफ चार्ज हैं, दोनों तरफ शिफ्टिंग हो रही है, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम रीच होगा ना, हर वक्त इक्वल हैं चीजें, न्यूट्रल किया हुआ है पूरे इलेक्ट्रोलाइसिस सिस्टम को, तो उसकी वजह से इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम होता है हमेशा बिटवीन आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड एटम्स, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन एक्वस सॉल्यूशन, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। चलिए ये अब सब चीजें नोट्स में हम देख लेते हैं। Electrolytes contain electrically charged particles called ions। पहला पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसको आयंस कहते हैं, पता है लोग। इलेक्ट्रोड डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कैरिंग इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस, इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस, सो द सॉल्यूशन रिमेंस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिक न्यूट्रल होता है। आयंस आर इन स्टेट ऑफ डिसऑर्डरली मोशन। आयंस जो होते हैं डिसऑर्डरली मोशन होते हैं, कोई ऑर्डर नहीं होता है इनका कि कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, अपनी मर्जी से शिफ्टिंग कर रहे होते हैं। जो पहले चला गया, कोई ऑर्डर नहीं है कि पहले जो निकलेगा वही जाएगा टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, जो पॉजिटिव का पहले आए निकले इलेक्ट्रोड से वही नेगेटिव तरह से, तो ऐसा कुछ नहीं होता। डिसऑर्डरली मोशन का ये मतलब है कि कोई मोशन नहीं होता, ऑर्डरली मोशन कुछ नहीं होता, अपनी मर्जी से जा रहे होते हैं। एंड माइग्रेट टुवर्ड्स ऑपोजिट चार्जेस, इलेक्ट्रोड्स, ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स जब, ठीक है, क्या करते हैं आयंस, एक तो डिसऑर्डरली मोशन में होते हैं और फिर क्या करते हैं, माइग्रेट टुवर्ड्स ऑपोजिटली इलेक्ट्रोड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये सब कुछ हो रहा होता है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का सिस्टम जो होता है, आयन शिफ्टिंग, आयंस ब्रेकिंग, ये सब कुछ होता है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से है इलेक्ट्रोलाइसिस में। हाउएवर द प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन इटसेल्फ इज नॉट अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक करंट। जो आयनाइजेशन का प्रोसेस है वो अफेक्ट नहीं होता इलेक्ट्रिक करंट से, जस्ट जो शिफ्टिंग ऑफ आयंस हो रही होती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा क्यों रहे, वो इसलिए जा रहा होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट होता है बीच में। करंट नहीं होगा तो शिफ्टिंग ऑफ चार्ज भी नहीं होगी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट, इफ आई विल बी आस्किंग यू अबाउट करंट? करंट क्या होता है, जल्दी बताएं। करंट क्या होता है, करंट, डेफिनेशन ऑफ करंट? फ्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं करंट, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, यस, मीन ने आंसर दे दिए। फ्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं
करंट, ठीक है। तो यही फ्लो ऑफ चार्ज, आयनिक, आयन क्या है, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इसको कहते हैं आयन, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन। तो ये क्यों शिफ्ट होता है, बिकॉज ऑफ करंट। तो ये मैंने इसलिए आपसे पूछा था। चलें, केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन आयनाइज्ड एंड अनआयनाइज्ड स्पीशीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन एक्वस सॉल्यूशन। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, जाहिर सी बात है, जब दोनों तरफ इक्वल है तो केमिकल इक्विलिब्रियम तो स्टैब्लिश होगा। तो सिंपल वही जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जब केमिकल होता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, तो उसका के कांस्टेंट होता है, ऊपर प्रोडक्ट होता है, नीचे रिएक्टेंट होता है। तो ये के को आयनाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि ये आयनाइजेशन की बात हो रही है। चलिए एमसीक्यूज करते हैं। A homogeneous mixture of two or more than two chemical substances is called solution. सिंपल homogeneous mixture है, ये सिंपल definitions है सारी, मेरे ख्याल में ये definitions आ रही हैं। A solution which contains a relatively small amount of solute dissolved in the solvent is called, देखें, solution contain relatively small amount of solute, ठीक है, मैंने बोला था स्मॉल अमाउंट ऑफ solute dissolved इन द solvent is called dilute। अगर मैं बोलूं लार्ज अमाउंट ऑफ, मुझे बताएं इसका आंसर। ये तो सारे आंसर हुए हैं, आप लोग के लिए आसानी हो गई है। लार्ज का बताएं, मैं ये पूरा एमसीक्यूज आपसे पूछ रहा हूँ, लार्ज, और ऑप्शन यही चार है आपके पास, मुझे आंसर बताएं। बी, कामिनी सिंह, बी अब्दुल्ला सिंह, बी। यस, बी इज द करेक्ट आंसर, कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर होता है तो कंसंट्रेटेड होता है, अगर स्मॉल अमाउंट होता है तो डाइल्यूट होता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन मे बी मेजर्ड बाय, देखें पूछा है कि सॉल्यूट को मेजर करना है, सॉल्वेंट को मेजर करना है एंड सॉल्यूशन को मेजर करना है, तीनों को मेजर करना है। तो ये चार ऑप्शंस दिए हैं आपको, अब इसको देखें, ऑल ऑफ दीज होगा। क्यों, क्योंकि देखें आप वॉल्यूम से भी मेजर कर सकते हैं, हमने पढ़ा है वॉल्यूम से जो मेजर करते हैं उसको क्या कहते हैं, मोलारिटी कहते हैं। मास से जो होता है, वेट से जो होता है, उसको क्या कहते हैं, मोलालिटी कहते हैं। और भी दो तीन चार मेथड होते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स, ये भी एक तरीका है, किससे, मास का, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था कल। तो ये तीनों से हम लोग सॉल्यूशन मेजर कर सकते हैं, सॉल्यूट मेजर कर सकते हैं, सॉल्वेंट मेजर कर सकते हैं। तो हम लोग आंसर क्या करेंगे, ऑल ऑफ दीज टर्म्स। द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस आर स्प्लिट इनटू अप इनटू नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इज कॉल्ड, देखें जो हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज आयंस किस में ब्रेक होते हैं, आयनाइजेशन में होते हैं, अभी हमने पढ़ा है। हाइड्रेशन में क्या होता है, अगर लिखा होता कि ब्रेकिंग ऑफ, इधर सवाल होता है द प्रोसेस इन व्हिच सब्सटेंस आर ब्रेक इनटू इनटू compound from compound to elements is called what, dash, the substance are split, the substance are breaking into two compounds from single compound with the help of water is called dash। आंसर करें। सी, हाइड्रेशन होता है, ठीक है, हाइड्रेशन कहते हैं उसको। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर डीएम क्यूब, ग्राम और ग्राम डिवाइडेड बाय डीएम क्यूब क्या होता था, ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डीएम क्यूब, नॉर्मेलिटी होता था। फॉर्मूला है ये, सिंपल फॉर्मूला पूछा है आपसे कि कौन सा कहलाएगा। नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व पर डीएम क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, मोलैरिटी होता है। नंबर ऑफ मोल्स को जो पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये सारे फॉर्मूले हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ अ सॉल्वेंट, अब देखिए वही नंबर ऑफ मोल्स और नीचे देखिए मास दिया हुआ है। अब इसमें क्या चेंज है, इन दोनों सवाल में क्या चेंज आया है, देखिए ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ही दिए है, इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स है, मतलब ऊपर जो रेशो है ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है। नीचे देखें यहाँ पे डीएम क्यूब है ऊपर वाले में, तो इसको आपने क्या, मोलैरिटी। जब वॉल्यूम के साथ होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का रिलेशन, तो उसको मोलैरिटी कहते हैं, या नॉर्मेलिटी भी होता है जब वॉल्यूम के साथ होते हैं। और जब आपका नंबर ऑफ मोल्स ही केजी के साथ होगा, कहाँ चला,
नंबर ऑफ मोल्स, मैं यहाँ पे डीएमक्यू को कैंसिल कट कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ केजी या ग्राम्स, मतलब मास का रिलेशन कुछ भी। तो केजी या ग्राम्स के साथ जब भी होता है तो फिर वो मोलैलिटी होता है, एल के साथ मोलैलिटी। ऑलराइट, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। जस्ट इसमें 1 kg है, उसमें डीएमक्यू है, तो जब डीएमक्यू विद वॉल्यूम होगा तो मोलैलिटी होगा, जब केजी के साथ होगा तो मोलैलिटी होगा। The ratio of the number of moles of particular component of the solution in the total number of molecules, mole fraction, ये भी हमने पढ़ा था कल। total number of, एक ऊपर मोल particular component का रखे, जैसे हम लोग x1 रख देते नीचे अपॉन x1 प्लस x2, पूरे सॉल्यूशन का अमाउंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऊपर, नीचे सॉरी सॉल्यूट, नीचे लिख रहा हूँ मैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट नीचे लिख रहे थे, और ऊपर से सॉल्यूट लिख रहे थे एक जगह। पहले ऊपर एक दफा सॉल्यूट लिख रहे थे और फिर दूसरी दफा सॉल्वेंट लिख रहे थे, और नीचे पूरा सॉल्यूशन। ये क्या है, सॉल्यूशन है ना, दोनों को प्लस कर दिया तो ये सॉल्यूशन का मास है, तो इसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं। द प्रोसेस इन व्हिच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सराउंड एंड इंटरैक्ट विद सॉल्यूट आयंस, सही है, वही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सराउंड एंड इंटरैक्ट विद द सॉल्यूट आयंस। सॉल्यूट क्या था, Na+, हम लोग ने एग्जांपल डिस्कस की, और सॉल्वेंट क्या था, H2O, सराउंड कर रहे थे ना H2O सब सॉल्वेंट के साथ, तो उसको क्या कहते थे, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन कह रहे थे, हाइड्रोलिसिस नहीं कहते इसको, ब्रेकिंग नहीं हो रही है, सराउंड जब भी आता है और वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में की बात हो रही हो तो हाइड्रेशन। The process in which water molecules surround and interact with solute ions of molecules is called, in which water molecules surround and interact with solute ions is called, ये तो same है। इसमें सॉल्वेंट, इसमें देखें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लिखा है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल लिखा है, ये डिफरेंट है, ठीक है, तो एक ही बात है। Which substance yield ions when dissolved in water? कौन सा सब्सटेंस आयन जनरेट करता है जब वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है? सवाल समझ में आ गया? यील्ड का मतलब प्रोड्यूस कर रहा है या जनरेट कर रहा है, पैदा कर रहा है, ठीक है। यील्ड आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब इन तीनों चीजों को, एसिड को जब आप पानी में डालो तो उससे आयंस बनते हैं या नहीं बनते? जब बेस को पानी में डालो तो उससे आयंस बनते हैं या नहीं बनते? सॉल्ट को जब पानी में डालो तो आयंस बनते हैं या नहीं बनते? सबके साथ बनते हैं। वाटर सबको ब्रेक कर देता है इनटू आयंस, तो ऑल आएगा ऐसे, वाटर सबके साथ कर रहा होता है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड्स अपॉन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब आयन जो ब्रेक हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है? नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर पे कर रहा होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट ऑफ द सॉल्यूशन, ये तीन चीजों पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब समझ गया, मैंने बोला था ना दूसरा पॉइंट आयनाइजेशन का, कि इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, तो ये डिसोसिएशन के